नमस्कार यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आज है वेंसडे, अगस्त 13, 2025। और हम हाजिर हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सामयिकी के विश्लेषण के साथ। हाँ, ये विश्लेषण आधारित है कैड 13th यूपीएससी करंट अफेयर्स एनालिसिस कंपाइलेशन पर। आज हम कई अहम मुद्दों पर गहराई से बात करने वाले हैं जो आपकी यूपीएससी तैयारी के लिए बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल, इसमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, न्यायिक जवाबदेही से लेकर इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, चुनावी अखंडता तक, और हाँ, जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति जैसे यूएस रशिया समिट, अमेरिका रूस शिखर सम्मेलन और इंडिया चाइना रिलेशंस, भारत चीन संबंध पर भी चर्चा होगी। और इकोनॉमी एंड टेक में भी काफी कुछ है। नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मूल्यांकन, डायमंड सेक्टर, हीरा क्षेत्र पर यूएस टैरिफ्स का असर और पुराने वाहनों पर बैन का विवाद। साथ ही प्रीलिम्स फैक्ट्स, आर्ट एंड कल्चर जिसमें पैट्रियट्स डे मणिपुर, बिम्स्टेक म्यूजिक फेस्टिवल, केरला फेस्टिवल शामिल हैं। और आखिर में प्रैक्टिस टूल्स, मेंस क्वेश्चन, क्विज और रिवीजन फ्लैश कार्ड्स भी होंगे। हमारा लक्ष्य है कि इन सभी विषयों की एक गहरी समझ विकसित की जाए जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए फायदेमंद हो। हर पहलू को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन विश्लेषण शुरू करने से पहले थोड़ी सी प्रेरणा की बात कर लेते हैं, है ना? जरूर। देखिए, सिविल सर्विसेज का रास्ता आसान नहीं है। इसमें डेडिकेशन, एम्पैथी और रेजिलियंस, मतलब मुश्किलों से लड़कर खड़े होने की क्षमता, इन सब की जरूरत होती है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि एक पर्पसफुल लाइफ, उद्देश्यपूर्ण जीवन की तैयारी है। बिल्कुल। आप उन अधिकारियों के बारे में सोचिए जिन्होंने वाकई बदलाव लाया है, जैसे तुकाराम मुंढे, जिन्हें अपनी ईमानदारी की वजह से कई बार ट्रांसफर्स झेलने पड़े, पर वो डटे रहे। हाँ, उनका नाम तो सुना है। और आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का भी उदाहरण है, जिन्होंने मणिपुर में बिना सरकारी मदद के लोगों के साथ मिलकर 100 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी, पीपल्स रोड। एग्जैक्टली। ये उदाहरण बताते हैं कि पब्लिक सर्विस महज एक नौकरी नहीं, ये एक कॉलिंग है, एक जज्बा है। और कुछ महान विचारकों ने भी इस पर जोर दिया है, जैसे एल्बर्ट श्वेट्जर ने कहा था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, सेवा करना, करुणा दिखाना और मदद करने की इच्छा ही मानव जीवन का उद्देश्य है। सर्विस, कंपैशन, द विल टू हेल्प, यही पर्पस है। बहुत खूब। और सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, और आप अचानक पाएंगे कि आप असंभव कर रहे हैं। Start by doing what's necessary, then do what's possible, and suddenly you are doing the impossible. वाह, मतलब बस शुरुआत कीजिए छोटे कदमों से और धीरे धीरे बड़े लक्ष्य भी हासिल हो जाते हैं। सही बात है। तो निष्कर्ष ये है कि आपकी आज की मेहनत, आपकी परसिवियरेंस एक मजबूत और न्यायपूर्ण भारत की नींव रख रही है। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन लक्ष्य पर नजर बनाए रखनी है। बिल्कुल। तो इस प्रेरणा के साथ चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट ए, मेंस एनालिसिस, मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत विश्लेषण। सेक्शन 1, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस पेपर 2। पहला मुद्दा है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, न्यायिक जवाबदेही, हाईकोर्ट जज के खिलाफ जांच। हाँ, ये खबर काफी महत्वपूर्ण लग रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक 3 मेंबर कमेटी बनाई है। आरोप क्या है? आरोप गंभीर हैं। उनके आवास पर कथित तौर पर जले हुए करेंसी नोट्स पाए जाने की बात सामने आई है। ये एक बहुत ही रेयर, दुर्लभ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जो अब शुरू हुई है। अच्छा, तो संविधान में जजों को हटाने की क्या प्रक्रिया है? मतलब कौन से आर्टिकल्स इससे जुड़े हैं? हाँ, हाईकोर्ट के जजों को हटाने का प्रावधान आर्टिकल 217 और आर्टिकल 218 में है। आर्टिकल 218 कहता है कि हाईकोर्ट जज को हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने के लिए आर्टिकल 124(4) और 124(5) में दी गई है। ही लागू होती है। बिल्कुल। और हटाने का आधार क्या है? आर्टिकल 124(4) में साफ लिखा है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, साबित कदाचार या अक्षमता। मतलब या तो उनका दुर्व्यवहार साबित हो जाए या वो काम करने में अक्षम हो। ये प्रूव्ड शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। मतलब सिर्फ आरोप काफी नहीं है। एग्जैक्टली। और इस प्रक्रिया को डिटेल में कौन बताता है? वो है द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ये कानून पूरी प्रक्रिया को ऑपरेशनलाइज करता है, मतलब उसे लागू करने का तरीका बताता है। तो क्या है इसके स्टेप्स? ये प्रक्रिया चलती कैसे है? देखिए, इसके कई चरण हैं। पहला है इनिशिएशन ऑफ मोशन, प्रस्ताव की शुरुआत। इसके लिए कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। अच्छा, 100 लोकसभा या 50 राज्यसभा सदस्य। ठीक है, फिर? दूसरा कदम है
एडमिशन, स्वीकृति। ये प्रस्ताव स्पीकर या चेयरमैन जो भी हों उनके पास जाता है। अब ये उनका विवेक है कि वो इसे एडमिट करते हैं या नहीं। मतलब वो मना भी कर सकते हैं। हाँ, वो मना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एडमिट कर लेते हैं तब आता है तीसरा कदम, इंक्वायरी कमेटी का गठन। यही कमेटी है जो अभी जस्टिस वर्मा के मामले में बनी है। बिल्कुल। मोशन एडमिट होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये कमेटी बनाते हैं। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मतलब कानून के जाने माने विशेषज्ञ। ठीक है, कमेटी बन गई। अब चौथा कदम है इन्वेस्टिगेशन, जांच। ये कमेटी आरोपों की गहराई से जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। जिस जज पर आरोप हैं उन्हें भी अपना पक्ष रखने का, बचाव करने का पूरा मौका दिया जाता है। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत। और अगर कमेटी जांच में जज को दोषी पाती है तो? तब आता है 5वां कदम, पार्लियामेंट्री वोट, संसदीय मतदान। अगर कमेटी कहती है कि हाँ, कदाचार या अक्षमता साबित हुई है, तो उस मोशन प्रस्ताव पर संसद में विचार होता है। और इसे पास कैसे किया जाता है? कोई खास बहुमत चाहिए? हाँ, यहीं पर स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पास करना होता है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, एंड उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अच्छा, ये तो काफी मुश्किल होगा हासिल करना। टोटल मेंबरशिप का भी मेजॉरिटी और प्रेजेंट इन वोटिंग का 2/3 भी। बिल्कुल, ये बहुत हाई थ्रेशोल्ड है। और अगर दोनों सदन इसे पास कर देते हैं तब आता है छठा और अंतिम कदम, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति का आदेश। दोनों सदनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को एक एड्रेस, संबोधन प्रस्तुत किया जाता है और फिर राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश जारी करते हैं। पूरी प्रक्रिया तो काफी लंबी और जटिल है। क्या पहले भी ऐसा हुआ है भारत में? हाँ, हुआ है, लेकिन बहुत ही रेयर, दुर्लभ। प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज को इस प्रक्रिया के जरिए हटाया नहीं गया है। सच में हटाया नहीं गया? नहीं, कुछ मामले शुरू हुए, जैसे जस्टिस वी रामास्वामी का मामला 1993 में। इंक्वायरी कमेटी ने उन्हें दोषी पाया था, लेकिन लोकसभा में मोशन फेल हो गया क्योंकि उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, और कोई उदाहरण? जस्टिस सौमित्रा सेन का मामला, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 2011 में राज्यसभा ने उन्हें हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया था, लेकिन लोकसभा में वोटिंग होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही वो हट गए। तो ये हाई थ्रेशोल्ड जानबूझकर रखा गया है? बिल्कुल। इसका उद्देश्य है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बचाना। न्यायपालिका बिना किसी डर या दबाव के काम कर सके, ये रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत जरूरी है। अगर जजों को आसानी से हटाया जा सकेगा तो राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि कोई अकाउंटेबिलिटी ही ना हो। इंडिपेंडेंस निरपेक्ष नहीं हो सकती। इसीलिए ये इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल्व की तरह है, एक अंतिम उपाय, लास्ट रिजॉर्ट, जब कोई और रास्ता ना बचे। तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के बीच एक नाजुक संतुलन, डेलिकेट बैलेंस, प्रिसाइजली। और जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो जांच शुरू हुई है वो इसी संवैधानिक ढांचे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की एक परीक्षा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह प्रक्रिया कितनी निष्पक्षता, फेयरनेस, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और अखंडता, इंटेग्रिटी के साथ पूरी होती है। ये सब चीजें पैरामाउंट है। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, चुनावी अखंडता। सुप्रीम कोर्ट ने आधार और वोटर रोल रिवीजन पर कुछ कहा है। हाँ, ये मामला बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल से जुड़ा है। कुछ याचिकाएं दायर की गई थी इसे चुनौती देते हुए, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। चुनौती क्यों दी गई? क्या दिक्कतें थीं? याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि अधिकारी मनमाने ढंग से दस्तावेज रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे आधार कार्ड्स, राशन कार्ड्स, वोटर आईडी कार्ड्स यानी एपिक, इन सब को बिना ठोस कारण के खारिज किया जा रहा है। इससे क्या खतरा था? डर था मैस एक्सक्लूजन का, मतलब कहीं ऐसा न हो कि बड़ी संख्या में योग्य नागरिक मतदाता सूची से बाहर रह जाएं। सिब्बल जी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) और राजनीतिक दलों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट,
ईसीआई और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच ये तो गंभीर बात है। ईसीआई का क्या कहना था इस पर? ईसीआई ने अपना बचाव करते हुए कहा कि ये बहुत बड़े पैमाने की प्रक्रिया है, इसमें छोटी-मोटी गलतियां हो सकती हैं जिन्हें अंतिम प्रकाशन से पहले सुधारा जा सकता है। लेकिन ईसीआई ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ईसीआई ने माना कि आधार आर्टिकल 326 के तहत वोटर एलिजिबिलिटी, मतदाता पात्रता को स्क्रीन करने में मदद नहीं करता। आर्टिकल 326 नागरिकों को वोटिंग राइट्स देता है। ईसीआई का कहना था कि आधार नागरिकता साबित नहीं करता। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है ना? बिल्कुल। जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की बेंच ने साफ किया कि आधार जैसे दस्तावेज बोनाफाइड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, निवास का वास्तविक प्रमाण तो हो सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति इस पते पर रहता है, लेकिन ये सिटीजनशिप का डेफिनेटिव प्रूफ, निश्चित प्रमाण नहीं है। और उन्होंने इसके लिए किसी कानून का हवाला भी दिया। हाँ, उन्होंने सेक्शन 9 ऑफ आधार एक्ट 2016, आधार अधिनियम 2016 का हवाला दिया। सेक्शन 9 साफ कहता है कि आधार नागरिकता या अधिवास का प्रमाण नहीं है। मैं दोहराता हूं, सेक्शन 9 ऑफ आधार एक्ट, आधार अधिनियम की धारा 9, आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। तो ये 3 अलग-अलग चीजें हैं: आइडेंटिटी, पहचान, रेजिडेंस, निवास, और सिटीजनशिप, नागरिकता। एग्जैक्टली। इसे लीगल ट्राइकोटमी, कानूनी त्रिविभाजन कह सकते हैं। आइडेंटिटी के लिए आधार एक यूनिक आइडेंटिफायर, अद्वितीय पहचान करता है। रेजिडेंस के लिए ये एड्रेस प्रूफ, पते का प्रमाण हो सकता है। लेकिन सिटीजनशिप एक अलग कानूनी स्थिति है जो सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 और कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2, संविधान भाग 2 के तहत आती है। नागरिकता ही आपको वोटिंग जैसे पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार देती है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी ईसीआई की उस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, संवैधानिक कर्तव्य को रीइंफोर्स करती है कि नागरिकता वेरीफाई करना ईसीआई का काम है और आधार उसका आधार नहीं बन सकता। सही कहा। और इसके वाइडर इम्प्लीकेशंस भी हैं। सोचिए, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जैसी बहसों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये साफ करता है कि नागरिकता का प्रमाण आधार से अलग है। और वो जो ट्रस्ट डिफिसिट वाली बात थी, एससी ने उस पर क्या कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ईसीआई और राजनीतिक दलों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट का जिक्र करना अपने आप में भारत के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, लोकतांत्रिक संस्थानों के स्वास्थ्य पर एक गंभीर टिप्पणी है। ईसीआई को तो एक न्यूट्रल अंपायर की तरह काम करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब विपक्षी दल ईसीआई की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं, तो ये दिखाता है कि ईसीआई की परसीव्ड इम्पार्शियलिटी, कथित निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ लीगल आर्बिटर, कानूनी मध्यस्थ ही नहीं, बल्कि एक तरह से मीडिएटर, मध्यस्थ की भूमिका भी निभानी पड़ रही है। ये वाकई चिंता का विषय है। तो इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि ये मामला निवास और नागरिकता के बीच के फंडामेंटल लीगल डिस्टिंक्शन, मौलिक कानूनी अंतर को उजागर करता है। साथ ही ये भारत के लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, संस्थागत विश्वास की मौजूदा स्थिति पर भी रोशनी डालता है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे विषय पर, जियोपॉलिटिक्स। यूएस रशिया समिट होने वाला है अलास्का में। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? ये भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के लिए बहुत ही अहम मोड़ साबित हो सकता है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये बैठक हो रही है। और ये ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। किस बात का दबाव? दबाव ये है कि भारत रूस के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी कम करे। खासकर यूक्रेन वॉर के बाद से ये दबाव बढ़ा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस को अलग थलग करने की उसकी नीति का साथ थे। और इस दबाव के लिए अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ने सीधी धमकी दी है। अगस्त 6 को कहा गया कि भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया जा सकता है। पहले से कुछ टैरिफ हैं, तो कुल मिलाकर ये 50% तक हो सकता है। मैं दोहराता हूं, एडिशनल 25%, टोटल 50% टैरिफ। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। ये क्यों लगाया जा रहा है? ये सीधे तौर पर 2 चीजों से जुड़ा है। एक, भारत का रियायती रूसी कच्चे तेल खरीदना, और दूसरा, भारत का मॉस्को से S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली खरीदना। अमेरिका चाहता है कि भारत ये सब बंद करे। तो भारत तो एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। इसे ट्राइलेमा कह सकते हैं। बिल्कुल, ये एक डिप्लोमैटिक एंड इकोनॉमिक बाइंड, कूटनीतिक और आर्थिक बाध्यता है। एक ट्राइलेमा है। देखिए, 3 बातें हैं। पहली, 1. डिपेंडेंस ऑन यूएस मार्केट। अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है।
2024 में हमारा निर्यात लगभग $87 बिलियन का था, 87 अरब डॉलर। तो ये टैरिफ आर्थिक रूप से बहुत नुकसानदायक होंगे। दूसरी बात, रखने में भी मदद मिली। और रक्षा क्षेत्र में? हाँ, वो तीसरा पहलू है। 50% से ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर रूसी मूल के हैं, और S-400 सिस्टम, S-400 प्रणाली तो चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और तीसरा पॉइंट, 3. कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति प्रतिबद्धता। भारत हमेशा से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता आया है। हमने किसी एक गुट के साथ बंधना पसंद नहीं किया। भारत ने शिखर सम्मेलन का स्वागत तो किया है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ को अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल, अनुचित, अन्यायपूर्ण और अतार्किक बताया है, और साथ ही रूस के साथ अपनी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को फिर से दोहराया है। तो भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये समिट, शिखर सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये समिट एक डिटर्मिनेंट, निर्धारक की तरह है। भारत की विदेश नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है, मतलब सभी प्रमुख शक्तियों के साथ एंगेज करना। लेकिन जैसे जैसे यूएस रशिया राइवलरी बढ़ रही है, भारत के लिए ये मैन्यूवरिंग स्पेस कम होती जा रही है। ये अलास्का शिखर सम्मेलन इस समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण वेरिएबल है। कैसे? मतलब अगर समिट सफल रहा तो? अगर पॉजिटिव आउटकम आता है, मतलब दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है, डीएस्केलेशन होता है, शायद रूस पर लगे कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जाती है, तो वॉशिंगटन से भारत पर दबाव कम हो सकता है। हो सकता है ये टैरिफ वापस ले लिए जाएं। ये भारत की मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी के लिए अच्छा होगा। और अगर नेगेटिव आउटकम रहा तो? तब अमेरिकी दबाव और बढ़ेगा। भारत को शायद यूएस के साथ आर्थिक साझेदारी और रूस के साथ सुरक्षा साझेदारी के बीच कठिन चुनाव करने पड़ सकते हैं। इससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता पर आंच आ सकती है। तो ये अलास्का शिखर सम्मेलन भारतीय कूटनीति के लिए एक निर्णायक क्षण है। ये तय करेगा कि भारत वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों के साथ अपने जटिल रिश्तों को कैसे संतुलित कर पाता है। बिल्कुल, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की असली परीक्षा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस की। खबर है कि सीधी हवाई कनेक्टिविटी फिर से शुरू हो सकती है। हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत और चीन अगले महीने से सीधी यात्री उड़ानें, डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ये कितने समय बाद होगा? ये लगभग 5 इयर्स के सस्पेंशन, निलंबन के बाद होगा। आपको याद होगा, पहले कोविड-19 महामारी और फिर 2020 में गालवान वैली क्लैशेस, गलवान घाटी संघर्ष के बाद ये उड़ानें बंद कर दी गई थी। 5 इयर्स एक लंबा अरसा है। और इसकी टाइमिंग भी महत्वपूर्ण लग रही है। हाँ, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी अटकलें हैं कि ये शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एससीओ समिट, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन यात्रा के आसपास हो सकता है। इसके इम्प्लीकेशंस, निहितार्थ क्या होंगे? मतलब क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहला और सीधा असर तो इकोनॉमिक एंड पीपल टू पीपल टाइज पर पड़ेगा। आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संबंध पर पड़ेगा। बिजनेसेस, स्टूडेंट्स, टूरिस्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक फिर से खुल जाएगा। यात्रा आसान और सस्ती हो जाएगी। हाँ, अभी हांगकांग या सिंगापुर जैसे हब्स के जरिए ट्रांजिट करना पड़ता है, जिसमें समय और पैसा दोनों ज्यादा लगते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट से ये दिक्कत दूर होगी। और कूटनीतिक स्तर पर डिप्लोमैटिक ओवरचर, ये एक साफ संकेत हो सकता है कि दोनों देशों के ठंगे पड़े रिश्तों में कुछ नरमी आ रही है। पिछले कुछ समय में कुछ और छोटे-मोटे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी देखे गए हैं, जैसे भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा फिर से जारी करना शुरू किया। ये उसी दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन क्या इसे भारत अमेरिका तनाव के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए? स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग एक्ट। बिल्कुल, इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। जैसा हमने अभी बात की, अमेरिका रूस के साथ संबंधों को लेकर भारत पर दबाव बना रहा है, टैरिफ लगा रहा है। ऐसे समय में चीन के साथ सीधी उड़ानें शुरू करना, भले ही एक सीमित कदम हो, भारत की तरफ से एक संकेत हो सकता है। संबंधों का एक मौलिक सिद्धांत है। और चीन के लिए भी ये फायदेमंद होगा। हाँ, चीन के लिए भी ये फायदेमंद है। ये उस नैरेटिव को काउंटर करने में मदद करता है कि चीन के खिलाफ सभी लोकतांत्रिक देश एकजुट हो रहे हैं। लेकिन एक कैविएट भी है इसमें। हाँ, सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि इससे जो मूल मुद्दा है, जो अनसॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट, अनसुलझा सीमा विवाद है, उसका समाधान नहीं होता।
सीमा विवाद ही दोनों देशों के संबंधों के फुल नॉर्मलाइजेशन, पूर्ण सामान्यीकरण में प्राथमिक बाधा बना हुआ है। तो ये उड़ानों की बहाली एक तरह से प्रैग्मेटिक टैक्टिकल स्टेप है, व्यवहारिक सामरिक कदम। बिल्कुल, ये मौजूदा भू राजनीतिक संदर्भ को देखते हुए उठाया गया एक कदम लगता है, न कि किसी बड़े ब्रेक थ्रू का संकेत। निष्कर्ष क्या है फिर इसका? निष्कर्ष ये है कि भारत चीन उड़ानों की संभावित बहाली एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक चाल है। इससे व्यापार और यात्रा को तो फायदा होगा ही, लेकिन इसका असली महत्व इसकी भू राजनीतिक टाइमिंग में है। ये अमेरिका के साथ बढ़ते घर्षण के बीच भारत के लिए एक रणनीतिक प्रतिसंतुलन, स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 1 पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब चलते हैं सेक्शन 2 इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जीएस पेपर 3 की तरफ। इसमें पहली खबर है आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी मिली है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर लगती है टेक सेल्फ रिलायंस के लिए। बिल्कुल, यूनियन कैबिनेट ने 4 नई सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनका कुल मिलाकर निवेश है ₹4,594 करोड़, 4,594 करोड़ रुपए। मैं दोहराता हूँ, 4,594 करोड़, 4,594 करोड़ रुपए। ये किस मिशन के तहत है? ये भारत के महत्वाकांक्षी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत है। इसके साथ ही अब तक कुल 10 फैसिलिटीज मंजूर हो चुकी हैं। 10। और कुल निवेश कितना हो गया है? कुल निवेश अब लगभग ₹1.6 लाख करोड़, 1.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 1.6 लाख करोड़। और ये सुविधाएं 6 अलग-अलग राज्यों में फैली होंगी। वाह, ये 4 नई परियोजनाएं कौन सी हैं और कहाँ लग रही हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। टेबल 1 के अनुसार पहली है साइसेम प्राइवेट लिमिटेड। ये क्लासिक यूके के साथ मिलकर लगा रही है। जगह है भुवनेश्वर, ओडिशा। इसमें टेक्नोलॉजी फोकस क्या है? ये सिलिकॉन कार्बाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर पर फोकस करेगी। इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि ये भारत का पहला कमर्शियल कंपाउंड फैब होगा। SIC सेमीकंडक्टर्स EVs, इलेक्ट्रिक वाहन, डिफेंस, रक्षा, रेलवेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, पहला कमर्शियल कंपाउंड फैब SIC के लिए, ठीक है। दूसरी परियोजना? दूसरी है HIPSL। ये 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक के साथ मिलकर लगा रही है और ये भी भुवनेश्वर, ओडिशा में ही है। इसका टेक्नोलॉजी फोकस क्या है? ये एडवांस्ड 3D ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग और 3D HI मॉड्यूल्स पर काम करेगी। और इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस? ये दुनिया की पहली कमर्शियल स्केल ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग यूनिट होगी। ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिफेंस अनुप्रयोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पैकेजिंग अब चिप्स के प्रदर्शन में एक की फैक्टर बन गया है। दुनिया की पहली, ये तो वाकई एडवांस लग रहा है। तीसरी परियोजना? तीसरी है एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज ASIP। ये आंध्र प्रदेश में लग रही है। इसमें निवेश है ₹468 करोड़, 468 करोड़ रुपए। 468 करोड़ रुपए? इसका फोकस क्या है? इसका टेक्नोलॉजी फोकस है असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग, AMTP। ये एपैक्ट साउथ कोरिया की तकनीक का इस्तेमाल करेगी। और इसका महत्व? ये डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। मतलब जो चिप्स बनेंगी उनको फाइनल प्रोडक्ट में लगाने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग, ये यूनिट वो काम करेगी। मोबाइल फोन्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, सेट टॉप बॉक्सेस जैसे उत्पादों के लिए ये जरूरी है। ठीक है, ये वैल्यू चेन का अगला हिस्सा है। और चौथी परियोजना? चौथी है कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड, CDIL। ये मोहाली, पंजाब में है। इसमें निवेश है ₹117 करोड़, 117 करोड़ रुपए। 117 करोड़। ये क्या करेगी? ये एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है। मतलब CDIL पहले से वहां मौजूद है और अब वो अपनी क्षमता बढ़ा रही है। टेक्नोलॉजी फोकस है हाई पावर डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स जैसे MOSFETs और IGBTs। और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? इनका इस्तेमाल ऑटोमोटिव, पावर कन्वर्जन, बिजली रूपांतरण और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में होता है। ये जरूरी घटक हैं और इनकी घरेलू क्षमता बढ़ाने से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो ये चारों परियोजनाएं काफी विविध हैं। कोई कंपाउंड सेमीकंडक्टर बना रहा है, कोई एडवांस्ड पैकेजिंग कर रहा है, कोई ATMP कर रहा है और कोई मौजूदा क्षमता बढ़ा रहा है। ये एक सोची समझे रणनीति लगती है। बिल्कुल। हाल की ग्लोबल चिप शॉर्टेज, वैश्विक चिप की कमी और भूराजनीतिक तनाव जैसे ताइवान को लेकर जो तनाव है, उसने ये साफ कर दिया कि घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमताएं कितनी जरूरी हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक इंपैरेटिव, रणनीति का अनिवार्यता बन गया है। और भारत का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ दूसरों की नकल नहीं कर रहा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा न्यूआंस्ड, सूक्ष्म है।
ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, बहुआयामी दृष्टिकोण है। जैसे? पहला, टारगेटिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, अगली पीढ़ी की तकनीक को लक्षित करना। सिलिकॉन कार्बाइड SiC फैब में निवेश भविष्य को देखकर किया गया है। SiC हाई वोल्टेज, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर EVs और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये एक ऐसा नीश विशिष्ट क्षेत्र है जहां भारत कंपैटिटिव एडवांटेज, प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल कर सकता है। दूसरा, कैप्चरिंग वैल्यू इन एडवांस्ड पैकेजिंग, उन्नत पैकेजिंग में मूल्य प्राप्त करना। 3D ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग यूनिट को मंजूरी देना बहुत स्ट्रेटेजिक है। इंडस्ट्री अब चिपलेट डिजाइन की तरफ बढ़ रही है, जहां छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड चिप्स को एक साथ पैकेज किया जाता है। ऐसे में एडवांस्ड पैकेजिंग प्रदर्शन के लिए निर्णायक बन जाती है। और तीसरा, स्ट्रेंथनिंग द एंटायर इकोसिस्टम, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। ATMP यूनिट और डिस्क्रीट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंशन को मंजूरी देकर सरकार वैल्यू चेन, मूल्य श्रृंखला के फाउंडेशनल, आधारभूत और डाउनस्ट्रीम दोनों हिस्सों को एक साथ मजबूत कर रही है। सिर्फ फैब बनाना काफी नहीं है, पूरा इकोसिस्टम चाहिए। तो निष्कर्ष ये है कि इन 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी मिलना तकनीकी आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत सिर्फ चिप बनाना नहीं चाहता, बल्कि एक व्यापक घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र, कॉम्प्रिहेंसिव डोमेस्टिक इकोसिस्टम बनाना चाहता है, जिसमें अगली पीढ़ी की सामग्री और उन्नत पैकेजिंग पर भी जोर हो। चलिए अब बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का मूल्यांकन, ये योजना तो काफी चर्चा में रहती है। हाँ, ये सरकार के इंक्लूसिव ग्रोथ एजेंडा का एक प्रमुख कार्यक्रम है। हाल ही में केंद्र ने बताया कि इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4.12 करोड़ हाउसेज, 4.12 करोड़ घर आवंटित किए गए हैं। 4.12 करोड़ हाउसेज। और कितने बन चुके हैं? फरवरी 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार सैंक्शनड टारगेट, स्वीकृत लक्ष्य था 3.79 करोड़ घरों का, जिसमें से 2.69 करोड़ घर पूरे हो चुके थे। 2.69 करोड़ आउट ऑफ 3.79 करोड़। और अब नया लक्ष्य क्या है? नया लक्ष्य है 2029 तक अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाना, अनदर 2 करोड़ हाउसेज बाय 2029। इस योजना की फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सीधा सा है, ग्रामीण भारत में जितने भी बेघर परिवार हैं या जो लोग कच्चे या टूटे फूटे जर्जर घरों में रहते हैं, उन्हें बुनियादी सुविधाओं, बेसिक अमेनिटीज के साथ एक पक्का घर देना। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी मिलती है? मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख प्रति घर और पहाड़ी, दुर्गम और IAP क्षेत्रों में ₹1.30 लाख मिलते हैं। मतलब 1.20 लाख और 1.30 लाख। क्या लोन की सुविधा भी है? हाँ, लाभार्थी चाहें तो ₹70,000 तक का ऑप्शनल लोन भी ले सकते हैं बैंकों से। ₹70,000 ऑप्शनल लोन। आपने बुनियादी सुविधाओं की बात की। हाँ, इसमें क्या क्या शामिल है? यहीं पर कन्वर्जेंस मॉडल आता है क्या? बिल्कुल। कन्वर्जेंस इस योजना की एक डिफाइनिंग फीचर है। PMAG को अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। किन योजनाओं से? हर घर को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत एक शौचालय बनाने के लिए सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त या रियायती LPG कनेक्शन मिलता है और घर बनाने के काम के लिए MGNREGA के तहत 90 से 95 दिनों का अकुशल रोजगार भी प्रदान किया जाता है। 90-95 डेज ऑफ MGNREGA वर्क। मतलब घर के साथ साथ स्वच्छता, साफ ईंधन और रोजगार भी जुड़ा है। और जेंडर एम्पावरमेंट के लिए क्या किया गया है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना में ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कि घर या तो अकेले महिला के नाम पर हो या फिर पति के साथ संयुक्त रूप से हो, जॉइंटली हो। ओनरशिप महिलाओं को दी जा रही है। ये वाकई एक अच्छा कदम है। बेनिफिशियरी सिलेक्शन कैसे होता है? क्या इसमें पारदर्शिता है? लाभार्थियों की पहचान सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 डेटा, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 डेटा के आधार पर की जाती है। इसमें उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जो सबसे ज्यादा वंचित हैं, मोस्ट डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड्स, जिनके पास घर नहीं है या कच्चा घर है। SAC 2011 डेटा, ठीक है। और मॉनिटरिंग कैसे होती है? कार्यान्वयन की निगरानी आवासा सॉफ्ट पोर्टल नाम के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होती है। इस पर लाभार्थियों की पूरी जानकारी होती है। घरों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स अपलोड करनी होती हैं
और पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए भेजा जाता है। इससे ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होती है और लीकेजेस या भ्रष्टाचार कम होता है। तो टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। आपने शुरू में सैचुरेशन मॉडल ऑफ वेलफेयर डिलीवरी का जिक्र किया था, ये क्या है? हाँ, ये वेलफेयर डिलीवरी की फिलॉसफी में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पारंपरिक योजनाएं अक्सर साइलोज में काम करती थी। आवास वाला विभाग आवास देखेगा, स्वच्छता वाला स्वच्छता। PMAYG अपने कन्वर्जेंस मॉडल के जरिए इस फ्रैगमेंटेशन को तोड़ने की कोशिश करता है। कैसे? लक्ष्य सिर्फ एक लाभ यानी घर देना नहीं है। लक्ष्य है ये सुनिश्चित करना कि एक योग्य परिवार को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनका पूरा पैकेज मिले। घर एक सेंट्रल यूनिट बन जाता है जिसके चारों ओर अन्य ज़रूरी सेवाएं जैसे सैनिटेशन, क्लीन कुकिंग फ्यूल और एम्प्लॉयमेंट सैचुरेट की जाती हैं, मतलब पहुंचाई जाती हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है? बिल्कुल। ये समग्र दृष्टिकोण ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज्यादा स्थायी और परिवर्तनकारी प्रभाव, ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट डालना चाहता है। डीवीटी और जियो टैगिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल गवर्नेंस रिफॉर्म का भी एक उदाहरण है। तो PMAYG सिर्फ एक आवास योजना नहीं, बल्कि कल्याण वितरण के एक नए मॉडल का उदाहरण है। सही कहा। ये ग्रामीण परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ के व्यापक लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चलिए अब अर्थव्यवस्था के एक और चिंताजनक पहलू पर आते हैं, इकोनॉमिक शॉक वेव्स। US टैरिफ्स का भारत के डायमंड सेक्टर पे क्या असर पड़ा है? असर बहुत बुरा पड़ा है। अमेरिका ने जो भारी टैरिफ लगाए हैं, क्यूमुलेटिव 50%, संचयी 50%, जैसा हमने पहले बात की थी 50%, उसने भारत के हीरा कटाई और पॉलिशिंग उद्योग, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। खासकर कहाँ पे असर ज्यादा हुआ है? खासकर सौराष्ट्र, गुजरात के जो केंद्र हैं, जैसे सूरत, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, वहां पर सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गया है। कितना गंभीर? नौकरियों पर क्या असर पड़ा है? अनुमान है कि अप्रैल में जब पहली बार टैरिफ बढ़ाए गए थे, उसके बाद से लगभग 100,000 1 लाख श्रमिकों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। 1 लाख वर्कर्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसका असर खासकर उन छोटी इकाइयों पर ज्यादा पड़ा है जो भावनगर, अमरेली, जूनागढ़ जैसे कस्बों में हैं। बड़े प्लेयर्स शायद झेल जाएं, पर छोटी इकाइयां बंद हो रही हैं। एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन पे क्या असर है? अमेरिका भारतीय हीरों का बहुत बड़ा बाजार है। टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी खरीदारों ने या तो ऑर्डर रद्द कर दिए हैं या अनिश्चित काल के लिए टाल दिए हैं। नतीजा यह है कि प्रोडक्शन लाइनें ठप पड़ गई हैं। क्या इसका असर लैब ग्रोन डायमंड्स LGD पे भी पड़ सकता है? वो सेक्टर तो उभर रहा था। हाँ, ये खतरा है कि यह संकट फैल सकता है, रिस्क ऑफ कंटीजन। LGD सेक्टर भी अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर है। अगर वहां मांग कम होती है या टैरिफ लगते हैं तो इस नए सेक्टर को भी झटका लगेगा। तो इंडस्ट्री सरकार से क्या मांग कर रहा है? उद्योग ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उनकी मुख्य मांगे हैं अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत तेज की जाए, निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स बढ़ाए जाएं, कर्जों पर ब्याज सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडीज दी जाएं और नकदी प्रवाह, कैश फ्लो को आसान बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST का रिफंड जल्दी दिया जाए। ये स्थिति एक तरह से दिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स कैसे लोकल डिस्ट्रेस का कारण बन सकती है ना? बिल्कुल। ये ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की वल्नरेबिलिटीज, कमजोरियों का एक पावरफुल केस स्टडी है। ये समझना जरूरी है कि ये अमेरिकी टैरिफ कोई स्टैंडर्ड ट्रेड मेजर, मानक व्यापार उपाय नहीं है जो हीरा उद्योग की किसी गलत प्रैक्टिस की वजह से लगाए गए हों। तो फिर ये क्या है? ये एक जियोपॉलिटिकल टूल, भू राजनीतिक उपकरण है। वॉशिंगटन इनका इस्तेमाल साफ तौर पर भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए कर रहा है ताकि भारत अपनी विदेश नीति बदले, खासकर रूस के साथ व्यापार और रक्षा संबंध कम करे। मतलब हजारों मील दूर लिए गए एक भू राजनीतिक फैसले का सीधा असर गुजरात के छोटे कस्बों और कारीगरों पर पड़ रहा है। एग्जैक्टली। एक सीधा और दर्दनाक काजल लिंक है। भारत दुनिया के लगभग 10 में से 9 हीरे पॉलिश करता है, 9 आउट ऑफ 10। ये इतना बड़ा उद्योग रातों रात बाहरी कारणों से पंगु हो सकता है, और वो 1 लाख श्रमिक जिनकी नौकरी गई, वो एक तरह से कोलैटरल डैमेज हैं इस भूराजनीतिक खेल में। ये स्थिति इकोनॉमिक रेजिलियंस, आर्थिक लचीलेपन की जरूरत को भी उजागर करती है। बिल्कुल। हमें अपने अर्थव्यवस्था को ऐसे बाहरी झटकों से बचाने के तरीके खोजने होंगे। डाइवर्सिफिकेशन, नए बाजार तलाशना,
घरेलू मांग बढ़ाना, ये सब जरूरी है। निष्कर्ष क्या है इस संकट का? निष्कर्ष ये है कि सौराष्ट्र हीरा उद्योग का संकट एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, वैश्विक भू राजनीतिक संघर्ष, गंभीर लोकलाइज्ड इकोनॉमिक हार्डशिप स्थानीयकृत आर्थिक कठिनाई में बदल सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 2 के आखिरी मुद्दे पर आते हैं, एनवायरमेंटल गवर्नेंस। दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर लगे बैन पर बहस फिर से शुरू हो गई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अपने 2018 के एक ऐतिहासिक आदेश लैंडमार्क 2018 ऑर्डर की फिर से जांच करने के लिए सहमत हो गया है। 2018 का आदेश क्या था? उस आदेश ने दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध, ब्लैंकेट बैन लगा दिया था। 10 साल डीजल, 15 साल पेट्रोल। और अब एससी इसे रिव्यू करने को तैयार है। इससे वाहन मालिकों को क्या राहत मिली है? हाँ, कोर्ट रिव्यू करने को तैयार है और वाहन मालिकों को एक महत्वपूर्ण अंतरिम राहत मिली है कि जब तक ये समीक्षा चल रही है तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जैसे कि गाड़ियों को जब्त करना। इस बहस का सेंट्रल आर्गुमेंट क्या है? मुद्दा क्या है? मुख्य बहस है एज वर्सेस फिटनेस, आयु बनाम फिटनेस। सवाल ये है कि क्या किसी गाड़ी को सड़क पर चलने लायक उसकी उम्र के आधार पर तय किया जाना चाहिए या उसके वास्तविक उत्सर्जन स्तर, एक्चुअल एमिशन लेवल्स के आधार पर? तो रिव्यू की मांग करने वालों का क्या तर्क है? दिल्ली सरकार भी इसमें शामिल है। हाँ, दिल्ली सरकार और अन्य याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उम्र आधारित प्रतिबंध एक ब्लंट एंड आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंट, कुंद और पुराना उपकरण। ब्लंट इंस्ट्रूमेंट मतलब ये बहुत सामान्य तरीका है जो बारीकियों को नहीं देखता। उनका कहना है कि अब जब ज्यादा साफ भारत स्टेज 6 BS6Y उत्सर्जन मानक आ गए हैं तो गाड़ी की उम्र उसके प्रदूषण स्तर का विश्वसनीय प्रॉक्सी नहीं रह गई है। BS6 गाड़ियां बहुत कम प्रदूषण करती हैं। तो हो सकता है कि एक अच्छी तरीके से मेंटेन्ड पुरानी गाड़ी एक खराब मेंटेन नई गाड़ी से कम प्रदूषण करे। बिल्कुल, यही उनका तर्क है। और ये ब्लैंकेट बैन उन जिम्मेदार नागरिकों के लिए अनुचित कठिनाई पैदा करता है जिन्होंने अपनी गाड़ियों का ठीक से रखरखाव किया है। लेकिन 2018 में ये बैन लगाया क्यों गया था? उसका क्या कारण था? 2018 का प्रतिबंध उस समय लगाया गया था जब एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट बहुत गंभीर था। वो एक तरह का इमरजेंसी जुडिशियल मेजर, आपातकालीन न्यायिक उपाय था। उस समय BS6 तकनीक उपलब्ध नहीं थी, तो उम्र को एक सरल, आसानी से इम्प्लीमेंट होने वाले प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया ताकि बड़ी संख्या में संभावित रूप से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा सके। तो क्या अब पॉलिसी मैच्योरेशन का समय आ गया है? हाँ, कह सकते हैं। ये भारत के एनवायरमेंटल पॉलिसी अप्रोच में एक संभावित परिपक्वता का संकेत है। अक्सर शुरुआती चरणों में सरकारें और अदालतें कंबल प्रतिबंध जैसे ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स, कुंद उपकरण का सहारा लेती हैं क्योंकि वो लागू करने में आसान होते हैं और तुरंत असर दिखाते हैं। लेकिन उनमें कमियां भी होती हैं। हाँ, जैसे जैसे वैज्ञानिक समझ और तकनीक विकसित होती है, ये कुंद उपकरण इनएफिशिएंट, अक्षम और इनइक्विटेबल, अन्यायपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब हमारे पास एडवांस्ड BS6 तकनीक है और एक मजबूत टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग रेजीम, वाहन फिटनेस परीक्षण व्यवस्था बनाने की संभावना भी है। तो फिटनेस बेस्ड सिस्टम ज्यादा बेहतर होगी? थ्योरेटिकली हाँ, एक ऐसी प्रणाली जो हर गाड़ी के वास्तविक टेलपाइप उत्सर्जन को मापती है, वो वैज्ञानिक रूप से ज्यादा सॉलिड होगी और सामाजिक रूप से ज्यादा न्याय संगत भी। जो गाड़ी फिट है, चाहे वो पुरानी हो, उसे चलने दिया जाए। जो फिट नहीं है, चाहे नहीं हो, उसे हटाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का अपने पुराने आदेश पर पुनर्विचार करना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि न्यायपालिका भी मानती है कि पर्यावरण नियम स्टैटिक, स्थिर नहीं बल्कि डायनामिक होने चाहिए। समय और तकनीक के साथ उनमें बदलाव आना चाहिए। लेकिन इसमें चुनौती क्या है? फिटनेस आधारित प्रणाली लागू करना आसान होगा? चुनौती यही है कि एक मजबूत, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त फिटनेस परीक्षण व्यवस्था कैसे डिजाइन और कार्यान्वित की जाए। इसमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और सख्त निगरानी बहुत जरूरी होगी। तो निष्कर्ष ये है कि ये समीक्षा भारत के पर्यावरण शासन में एक पैराडाइम शिफ्ट ला सकती है। हाँ, ये सरल, व्यापक नियमों से हटकर ज्यादा परिष्कृत, साक्ष्य आधारित नियमों की ओर एक संभावित कदम है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। बिल्कुल। तो ये थे मेंस एनालिसिस के प्रमुख मुद्दे। अब चलते हैं पार्ट B, प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेक्शंस की ओर। इसमें पहला है सेक्शन 3, प्रीलिम्स फैक्ट्स ऑफ द डे, दिन के प्रारंभिक परीक्षा तथ्य। मैं जल्दी से मुख्य बातें बता देता हूं। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रीय केंद्र ने PMAYG के तहत 4.12 करोड़ घर आवंटित किए हैं। 4.12 करोड़, ठीक है।
खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा अगस्त 14 तक अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अगस्त 14 तक, ठीक है। ठीक। पॉलिटी। एससी ने फिर दोहराया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये बिहार मतदाता सूची वाले मामले में कहा गया। हाँ, इस पर हमने विस्तार से बात की थी। इकोनॉमी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपए 4,594 करोड़ की 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 4,594 करोड़। ठीक है। इकोनॉमी। अमेरिकी टैरिफ से सौराष्ट्र गुजरात में हीरा उद्योग में लगभग 1 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ है। 1 लाख जॉब्स, बहुत दुखद। इंटरनेशनल। अमेरिका और चीन ने व्यापार युद्ध विराम को और 90 दिनों के लिए बढ़ाया है। 90 डेज एक्सटेंशन। ठीक है। इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय। नेपाल दूर दराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 97 हिमालयी चोटियों के लिए चढ़ाई शुल्क खत्म करने पर विचार कर रहा है। 97 पीक्स। इंटरेस्टिंग। इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय। वेस्ट पापुआ इंडोनेशिया पश्चिमी पापुआ इंडोनेशिया में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। 6.5 मैग्नीट्यूड। इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय। संदिग्ध रूसी हैकर्स अमेरिकी संघीय अदालत प्रणाली में एक बड़े डेटा उल्लंघन से जुड़े पाए गए हैं। ये भी गंभीर मामला है। डिफेंस। रक्षा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में भी अगस्त 13 को फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए यातायात प्रतिबंध लागू हैं। हाँ, स्वतंत्रता दिवस नजदीक है। स्पोर्ट्स। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। शुभमन गिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्पोर्ट्स। भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने चीन की ले तिंजी को हराकर वुमेन्स स्पीड चेस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। दिव्या देशमुख, बहुत बढ़िया। तो ये थे कुछ मुख्य प्रीलिम्स फैक्ट्स। धन्यवाद। अब आते हैं सेक्शन 4, आर्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री, जीएस पेपर 1 एंड प्रीलिम्स पर। इसमें क्या खास है आज? इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, पेट्रियट्स डे मणिपुर। देशभक्त दिवस मणिपुर। ये कब और क्यों मनाया जाता है? ये मणिपुर में हर साल अगस्त 13 को मनाया जाता है, आज ही के दिन। ये एक स्टेट हॉलिडे है। राज्य अवकाश। किस उपलक्ष्य में? ये एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891, एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 की ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है। 1891 वॉर। इस दिन उन मणिपुरी नायकों, मणिपुरी हीरोज को याद किया जाता है और उनके बलिदान का सम्मान किया जाता है, जिन्हें अंग्रेजों ने युद्ध के बाद फांसी दे दी थी। किन नायकों को? इनमें प्रमुख थे वीर तिकेंद्रजीत और जनरल थंगल। उन्हें इसी दिन अगस्त 13, 1891 को इम्फाल में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। ये मणिपुर के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण और दुखद क्षण है। इस दिन मणिपुर में बैंक भी बंद रहते हैं। अगस्त 13, 1891, वीर टिकेंद्रजीत और जनरल थंगल। ठीक है। दूसरा बिंदु? दूसरा है बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। बिम्स्टेक म्यूजिक फेस्टिवल, ये कहाँ हो रहा है? इसका पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक कूटनीति पहल का हिस्सा है। मेजबान है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, ICCR, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। बिम्स्टेक में कौन-कौन से देश हैं? बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसमें 7 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। 7 देशों के कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं? हाँ, सभी 7 सदस्य देशों के कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं। उद्देश्य है इस क्षेत्र के समृद्ध और विविध परंपरागत संगीत, ट्रेडिशनल म्यूजिक और वाद्य यंत्रों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रदर्शन करना और सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों, कल्चरल टाइज को मजबूत करना। ये तो एक अच्छी पहल है कल्चरल एक्सचेंज के लिए। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा है केरल के 2 प्रमुख त्योहार, की फेस्टिवल्स ऑफ केरला, अथाचमयम एंड नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। अथाचमयम, ये क्या है? ये एक भव्य सांस्कृतिक जुलूस, ग्रैंड कल्चरल प्रोसेशन है जो थ्रिपुनिथुरा में निकाला जाता है, कोच्चि के पास। ये केरला के सबसे बड़े त्योहार 10 दिवसीय ओणम की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है। इस जुलूस में क्या होता है? इसमें झांकियां होती हैं, पारंपरिक कला रूप, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स जैसे कथकली, मोहिनीअट्टम,
पुलिकली वगैरह का प्रदर्शन होता है, सजे धजे कलाकार होते हैं और हाथी भी शामिल होते हैं। कहा जाता है कि ये कोच्चि के पूर्व महाराजा की एक प्रसिद्ध विजय यात्रा और घर वापसी जुलूस की याद दिलाता है। ओणम की शुरुआत अथाचमायम से, ठीक है। और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये केरल की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी स्नेक बोट रेस में से एक है। स्नेक बोट को मलयालम में चुंडन वल्लम कहते हैं। ये कहाँ होती है? ये हर साल पुन्नमद लेक में होती है, जो एलापुजा एलपी के पास है। इसे देखने के लिए हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग आते हैं। ये एक बहुत ही रोमांचक नज़ारा होता है। पुन्नम द लेक एलापुजा में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, चुंदन वल्लम, समझ गई। तो ये थे आर्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री के कुछ प्रमुख बिंदु। बहुत बढ़िया। अब आते हैं पार्ट सी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन टूल्स पर। सेक्शन वी, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है, critically analyze the argument that the Supreme Court's directive on stray dog management in Delhi NCR, while addressing public safety concerns, creates a conflict with existing animal welfare regulations and highlights deeper issues of urban governance. 250 words. मैं इसे हिंदी में दोहराती हूँ। आलोचनात्मक विश्लेषण करें कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए मौजूदा पशु कल्याण नियमों के साथ टकराव पैदा करता है और शहरी शासन के गहरे मुद्दों पर प्रकाश डालता है। 250 शब्द। ये प्रश्न पब्लिक सेफ्टी, सार्वजनिक सुरक्षा, एनिमल वेलफेयर, पशु कल्याण और अर्बन गवर्नेंस, शहरी शासन के बीच के तनाव पर केंद्रित है। इस पर सोचने की जरूरत है। हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है मेंस प्रैक्टिस के लिए। अब सेक्शन वी आए, डेली करंट अफेयर्स क्विज, दैनिक समसामयिकी प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, हमने इस पे बात की थी। स्पीकर या चेयरमैन एडमिट करते हैं और फिर कमेटी बनाते हैं। बिल्कुल सही। तो उत्तर होना चाहिए डी। बिल्कुल सही। आंसर इज डी, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वेयर द मोशन इज एडमिटेड। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन 2, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG लाभार्थी चयन के लिए प्राथमिक आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करती है? ए, गरीबी रेखा से नीचे सूची, BPL लिस्ट, बी, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SCC डेटा, सी, ग्राम पंचायत में जमा किए गए आवेदन, डी, स्थानीय विधायकों की सिफारिशें। इसका जिक्र भी हुआ था, SCC 2011 डेटा। तो उत्तर बी है। एकदम सही। आंसर इज बी, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SCC डेटा। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन 3, ओडिशा में सिक्सेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेमीकंडक्टर फैब की हालिया मंजूरी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का पहला वाणिज्यिक फैब होगा। ए, 10M से नीचे के लॉजिक चिप्स के लिए फॉर लॉजिक चिप्स बिलो 10M, बी, DRM मेमोरी चिप्स के लिए फॉर DRM मेमोरी चिप्स, सी, सिलिकॉन कार्बाइड SiC यौगिक सेमीकंडक्टर के लिए फॉर सिलिकॉन कार्बाइड SiC कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, डी, NAND फ्लैश स्टोरेज के लिए। हाँ, ये साइक वाला था, पहला कमर्शियल कंपाउंड फैब, तो उत्तर सी होगा। बिल्कुल। आंसर इज सी, फॉर सिलिकॉन कार्बाइड SiC कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। चौथा प्रश्न, क्वेश्चन 4, 13 अगस्त को मनाया जाने वाला देशभक्त दिवस किस ऐतिहासिक संघर्ष से संबंधित घटनाओं की याद दिलाता है? ए, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, बी, 1857 का सिपाही विद्रोह, सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1857, सी, 1891 का एंग्लो मणिपुर युद्ध, एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891, डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर। ये अभी हमने पढ़ा, एंग्लो मणिपुर वॉर 1891, तो उत्तर है सी। सही जवाब। आंसर इज सी, 1891 का एंग्लो मणिपुर युद्ध। पांचवा और आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन 5, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली NCR में पुराने वाहनों पर 2018 के प्रतिबंध की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की। इस मामले में मुख्य कानूनी और नीतिगत बहस किस बदलाव पर केंद्रित है? ए, ईंधन आधारित प्रतिबंध से निर्माता आधारित प्रतिबंध, फ्रॉम फ्यूल बेस्ड बैन टू मैन्युफैक्चरर बेस्ड बैन, बी, आयु आधारित मानदंड से फिटनेस आधारित मानदंड, फ्रॉम एज बेस्ड क्राइटेरिया टू फिटनेस बेस्ड क्राइटेरिया, सी, शहर विशिष्ट प्रतिबंध से राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध, फ्रॉम सिटी स्पेसिफिक बैन टू नेशन वाइड बैन, डी, निजी वाहनों पर प्रतिबंध से वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध। फ्रॉम बैन ऑन प्राइवेट व्हीकल्स टू बैन ऑन कमर्शियल व्हीकल्स। ये एज वर्सेस फिटनेस वाली बहस थी, तो बदलाव एज बेस्ड से
फिटनेस बेस्ड की ओर है। उत्तर बी है। एकदम सही। आंसर इज बी, आयु आधारित मानदंड से फिटनेस आधारित मानदंड। बहुत अच्छे। अब चलते हैं आखिरी सेक्शन पर। सेक्शन 7, रिवीजन फ्लैश कार्ड। रिवीजन फ्लैश कार्ड। आप प्रश्न पूछेंगे और फिर उत्तर बताएंगे। बिल्कुल। फ्लैश कार्ड 1, क्यू। भारतीय संविधान के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार क्या हैं? ए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, साबित कदाचार या अक्षमता। ये आधार आर्टिकल 124(4) अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 में दिया गया है, जो आर्टिकल 218 अनुच्छेद 218 के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होता है। की टर्म्स: प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, आर्टिकल 124(4), आर्टिकल 218। फ्लैश कार्ड 2, क्यू। PMAYG में देखा गया कल्याण वितरण का सैचुरेशन मॉडल क्या है? ये एक ऐसा मॉडल है जिसका उद्देश्य है कि एक योग्य परिवार को सिर्फ एक लाभ न देकर बल्कि कई योजनाओं के कन्वर्जेंस अभिसरण के माध्यम से बुनियादी आवश्यकताओं का पूरा पैकेज जैसे आवास, शौचालय, LPG, रोजगार प्रदान किया जाए। ये लाभों को साइलोज में देने के बजाय एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है। की टर्म्स: सैचुरेशन मॉडल, कन्वर्जेंस, होलिस्टिक अप्रोच, बेसिक कम्युनिटीज पैकेज। फ्लैश कार्ड 3, क्यू। ओडिशा में नई स्वीकृत HIP-SPL सेमीकंडक्टर इकाई का प्रमुख प्रौद्योगिकी फोकस क्या है? इसका फोकस है एडवांस्ड 3D पैकेजिंग ऑन ग्लास सबस्ट्रेट्स। ग्लास सबस्ट्रेट पर उन्नत 3D पैकेजिंग और 3D हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन मॉड्यूल्स। 3D हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन मॉड्यूल्स ये भारत में वाणिज्यिक पैमाने पर अपनी तरह की पहली यूनिट होगी। की टर्म्स: एडवांस 3D पैकेजिंग, ग्लास सबस्ट्रेट्स, 3D HI मॉड्यूल्स, फर्स्ट कमर्शियल स्केल। फ्लैश कार्ड 4, क्यू। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आधार नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है? ए, क्योंकि आधार एक्ट खुद सेक्शन 9 में स्पष्ट करता है कि ये निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। नागरिकता एक अलग कानूनी स्थिति है जो मतदान जैसे राजनीतिक अधिकार देती है और इसके लिए संविधान और नागरिकता अधिनियम के तहत उच्च मानक के प्रमाण की आवश्यकता होती है। की टर्म्स: आधार नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, सेक्शन 9 आधार एक्ट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वर्सेस प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, पॉलिटिकल राइट्स। फ्लैश कार्ड 5, क्यू। केरल में ओणम उत्सव की शुरुआत को चिन्हित करने वाले सांस्कृतिक जुलूस का नाम क्या है? ए, इसका नाम अथचायम है और यह त्रिपुनिथुरा में आयोजित होता है। की टर्म्स: अथचायम, ओणम स्टार्ट, त्रिपुनिथुरा। फ्लैश कार्ड 6, क्यू। अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर संचयी 50% टैरिफ लगाने का प्राथमिक कारण क्या बताया गया है? प्राथमिक कारण है भारत पर रूस के साथ अपनी निरंतर रणनीतिक साझेदारी, विशेष रूप से रियायती कच्चे तेल की खरीद और रक्षा सौदों को कम करने के लिए दबाव डालना। ये एक जियोपॉलिटिकल टूल है। की टर्म्स: US टैरिफ्स 50%, प्रेशर इंडिया रशिया टाइज, डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, S-400, जियोपॉलिटिकल टूल। फ्लैश कार्ड 7, क्यू। दिल्ली में पारंपरिक संगीत समारोह में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य देशों ने भाग लिया? इसमें बिम्स्टेक के सदस्य देशों ने भाग लिया। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। की टर्म्स: बिम्स्टेक, ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, दिल्ली। फ्लैश कार्ड 8, क्यू। पुराने वाहनों पर प्रतिबंध की समीक्षा के लिए दिल्ली सरकार का मुख्य तर्क क्या है? मुख्य तर्क ये है कि उम्र आधारित प्रतिबंध एक ब्लंट अनसाइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, कुंद अवैज्ञानिक उपकरण है। उनका मानना है कि नीति को फिटनेस आधारित व्यवस्था में बदलना चाहिए जो वास्तविक उत्सर्जन का परीक्षण करती है, खासकर अब जब क्लीनर BSV-6 तकनीक आ गई है। की टर्म्स: एज बेस्ड बैन, फिटनेस बेस्ड सिस्टम, एक्चुअल एमिशंस टेस्टिंग, BSV-6 टेक्नोलॉजी। फ्लैश कार्ड 9, क्यू। भारत के किस क्षेत्र में अमेरिकी टैरिफ के कारण हीरा उद्योग में नौकरियों के नुकसान से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है? ए, गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, विशेष रूप से भावनगर, अमरेली और जूनागढ़ जैसे कस्बे। की टर्म्स:
डायमंड सेक्टर जॉब लॉसेस, यूएस टैरिफ्स इम्पैक्ट, सौराष्ट्र गुजरात, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़। फ्लैश कार्ड 10 क्यू वर्तमान भू राजनीतिक संदर्भ में भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों की संभावित बहाली का क्या महत्व है? इसे भारत द्वारा अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता का संकेत देने और संयुक्त राज्य अमेरिका से बढ़ते दबाव का मुकाबला करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग मूव, रणनीतिक संतुलनकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है। ये रिश्तों में थोड़ी नरमी का भी संकेत हो सकता है, लेकिन सीमा विवाद अनसुलझा है। की टर्म्स: इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट्स, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, काउंटर यूएस प्रेशर, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस, पोटेंशियल थॉ। बहुत अच्छे। ये फ्लैश कार्ड्स रिवीजन के लिए काफी उपयोगी रहेंगे। तो आज की चर्चा के की टेकअवेज क्या है? एक संक्षिप्त सारांश। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले हमने देखा कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की प्रक्रिया कितनी जटिल है और इसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस के साथ संतुलन बनाना कितना जरूरी है। दूसरा, आधार और सिटीजनशिप के बीच का कानूनी अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इलेक्टोरल इंटेग्रिटी और वोटिंग राइट्स के संदर्भ में। एससी ने इसे फिर स्पष्ट किया है। तीसरा, भारत जियोपॉलिटिक्स के चौराहे पर खड़ा है। यूएस रशिया समिट और अमेरिकी दबाव के बीच अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। चौथा, इंडिया चाइना रिलेशंस, भारत चीन संबंध में सीधी उड़ानों की बहाली एक सावधानी भरा कदम है जो शायद स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का हिस्सा है, लेकिन मूल सीमा विवाद अभी भी बना हुआ है। पांचवां, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत एक बहुआयामी रणनीति अपना रहा है, जिसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि नेक्स्ट जेन टेक और एडवांस्ड पैकेजिंग पर भी ध्यान केंद्रित है, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ। छठा, PMAYG, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कल्याण वितरण के सैचुरेशन मॉडल यानी संतृप्ति मॉडल का एक प्रमुख उदाहरण है, जो एक होलिस्टिक अप्रोच, समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। सातवां, यूएस टैरिफ्स, अमेरिकी टैरिफ्स का डायमंड सेक्टर पर विनाशकारी प्रभाव दिखाता है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति का सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर पड़ सकता है। आठवां, दिल्ली NCR में पुराने वाहनों पर बैन, प्रतिबंध की समीक्षा, एज वर्सेस फिटनेस, आयु बनाम फिटनेस की बहस और पर्यावरण नियमों में संभावित पॉलिसी मैच्योरेशन, नीति परिपक्वता का संकेत देती है। और आखिर में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट्स, प्रारंभिक परीक्षा तथ्य और आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के विषयों जैसे पेट्रियट्स डे, मणिपुर, बिम्स्टिक म्यूजिक फेस्टिवल और केरला फेस्टिवल्स को भी कवर किया। बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यापक चर्चा रही। यूपीएससी की तैयारी के लिए और एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन, जागरूक नागरिक बनने के लिए करंट अफेयर्स का निरंतर अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है, ये आज की चर्चा से फिर साफ हो गया। हाँ, और हम श्रोताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि बेहतर रिटेंशन, अवधारण के लिए इस चर्चा को दोबारा सुनें, पॉइंट्स को नोट करें और उन पर विचार करें। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। और सबसे जरूरी बात, सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप एक्सक्लूसिव कंटेंट, विशेष सामग्री और अन्य लाभों के लिए हमारे मेंबरशिप सदस्यता भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये विस्तृत विश्लेषण वाकई पसंद आया हो और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स देकर ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक में सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ बनाने में बहुत मदद करेगा। आपकी यूपीएससी यात्रा के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। लगे रहें, पढ़ते रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।